नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनसे जो प्रश्न बनता है वो सीधे ही एग्जाम में पूछा जाता है, वो सीधे ही इनसे पूछा जाता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और जब एग्जाम में प्रश्न बनता है तो लगभग चांसेस यही होते हैं कि अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद दे दिया जाता है और उनसे संबंधित जो काम है वो पूछ लिया जाता है, या कोई काम देकर पूछ लिया जाता है कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है साथियों, तो वैसे देखें तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अंग होता है। संसद का एक अंग होता है। जिस तरीके से राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, वैसे ही अगर ऊपर लेवल पर देखें सेंटर के अंदर तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो भाग पांच और अनुच्छेद भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन हमें मिलता है। हालांकि इनके अंदर इनकी जो जितने भी अनुच्छेद आए हैं ये 11, इसके अंदर लगभग इनकी विशेषताएं आ जाती है, लेकिन जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि उसके अंदर भी वो फिर दूसरी जगह भी तो होते हैं। जैसे विधायिका के अंदर भी वो अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे या कार्यपालिका के अंदर भी वो पढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से न्यायपालिका के अंदर भी कहीं ना कहीं वो अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से है। तो शुरू करते हैं हम अनुच्छेद नंबर वाइज। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाना, पहले अनुच्छेद लिखना और उसके सामने जस्ट उनसे संबंधित जो काम है वो लिख देना। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो है वो एग्जाम से पहले जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनको एक जगह लिखे हुए हो तो रीड आउट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भी भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 कहता है। क्या कहता है 52 की? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इनके बारे में अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है। अब अनुच्छेद 52 के बाद आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 53 के अंदर ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। यानी कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 53 है। लेकिन इसके अंदर ये जो कार्यपालिका शक्तियां होती है ये 74(1) में ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74(1) में कि मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर इन शक्तियों का उपयोग जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये वर्णन किया गया अनुच्छेद 53 में, और वहां 74 के अंदर ये भी प्रावधान किया गया 74(1) के अंदर कि मंत्री परिषद की परामर्श के आधार पर ही इनका प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उनसे संबंधित अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 55 में जो है वो है निर्वाचन की विधि, यानी किस विधि के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस विधि का वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। ठीक है, आप इनको साथ साथ ऐसे ही लिखते जाना। ऐसे ही पूछा जाता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद ऑप्शन के अंदर 52, 53, 54, 55 ऐसे जो भी है अनुच्छेद दे देगा और उनसे आपसे इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का
कार्यकाल दिया हुआ है। वैसे अमूमन कार्यकाल लगभग 5 साल ही होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 के अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। कार्यकाल के बाद अनुच्छेद आता है 57। 56 के बाद अनुच्छेद 57 आता है और अनुच्छेद 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन पुनः निर्वाचन यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, ऐसा रूल नहीं है। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, उनका दोबारा भी पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 के अंदर जो है, अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यताएं दी हुई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हो। ठीक है, योग्यताओं के अंदर क्या होता है कि एक तो उम्र का ध्यान रखना है, उम्र 35 साल होनी चाहिए और कुछ जो शर्तें होती है जैसे कार्यपालिका सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो इनके लिए शर्तें होती हैं, तो अनुच्छेद 58 के अंदर दिया हुआ है। एक मिनट साथियों देखना, ठीक है। अनुच्छेद इसके बाद आता है अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 59 के अंदर जो है वो दिया हुआ है, अनुच्छेद 59 के अंदर इनके जो पद के लिए शर्तें दी हुई हैं, पद के लिए शर्तें दी हुई है, पद के लिए शर्तें ये अनुच्छेद 59 के अंदर दी हुई है। तो आप एक बार इनको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तब तक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि है, यानी किस विधि के आधार पर निर्वाचन होगा वो है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं हैं और अनुच्छेद 59 में पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, अब आप इनको आपने लिख लिया होगा। मैं इनको आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 60 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या दिया है वो देखिए आप। अनुच्छेद 60, ठीक है, अनुच्छेद 60 के अंदर जो है वो शपथ दी हुई है। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति किस तरीके से शपथ लेता है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। अनुच्छेद इसके बाद आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है इसके अंदर राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए महाभियोग चलता है ना, वो है महाभियोग वाला है। और ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ये अनुच्छेद क्या है, इंपॉर्टेंट है, महाभियोग या यूं कह सकते हैं हटाना। तो ये अनुच्छेद 61 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 61 के अंदर किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 62 के अंदर जो है वो त्यागपत्र है। अनुच्छेद 62 के अंदर त्यागपत्र से संबंधित वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे त्यागपत्र दे सकता है, और अगर त्यागपत्र वैसे नया राष्ट्रपति बनता है तो किस कब तक रहेगा वो सब इसके अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, इतने आप लिख लीजिए। एक इनका याद रखना है वेतन भत्ते। देखें वैसे तो इनका वेतन और वेतन वगैरह है वो 5 लाख रुपए होता है इनका, 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, बाकी तो है ही है, आप इनको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक याद रखना कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो विवादित मामला होता है ना, निर्वाचन से संबंधित विवाद होता है, उसका जो हल निकालता है वो सर्वोच्च न्यायालय निकालता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ही उसको हल करता है। ठीक है, आप ये लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। इसके बाद में हम
आगे लिखते हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में किस चीज का वर्णन है? तो वो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनसे संबंधित है। अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो ये इसके अंदर दिया हुआ है अनुच्छेद 123 के अंदर, ठीक है। इसे आप साथ साथ लिखते जाना है ऐसे ही। इसके बाद जो है वो अनुच्छेद 86 है। अनुच्छेद 86 में किस चीज का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 86 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में लंबित विधेयक के विरुद्ध संदेश भेज सकता है। भेज सकता है, ठीक है। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 86 के अंदर। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 86 के बाद में आता है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अभिभाषण से संबंधित है। जब नवनिर्वाचित सदन की बैठक होती है ना, तो उसके अंदर राष्ट्रपति का जो भाषण होता है उनसे संबंधित है अनुच्छेद 87, यानी विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद 87 के अंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति के कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। तो अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति जो है वो किसी भी जो सजा पाया व्यक्ति है, जो उसके अंडर में आता है, कार्यपालिका से संबंधित सजा पाया क्षेत्र से संबंधित सजा पाया हुआ व्यक्ति, तो उसको सजा को कम कर सकता है। यानी सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, बिल्कुल भी माफ भी कर सकता है। और जो फांसी है, फांसी दिए हुए व्यक्ति को भी फांसी से मुक्त करवा सकता है। यानी फांसी मुक्त भी करवा सकता है किसी व्यक्ति को अगर फांसी दी जाती है तो। ये दो शक्तियां कुछ कम करवाना या सजा में परिवर्तन करवाने वाला अपने राज्यपाल के पास होता है, लेकिन फांसी माफ वाला राज्यपाल के पास नहीं होता है। ये शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है, ठीक है। तो ये न्यायिक शक्तियां संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है। धन विधेयक से संबंधित है, तो इससे धन विधेयक से पूर्व जो होती है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है। धन विधेयक हमेशा ही किसमें होगा? लोकसभा में पारित होगा, ठीक है। लोकसभा में पारित धन विधेयक जो होता है उनसे पूर्व राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है, स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है। और धन विधेयक याद रखना केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जाता है सर्वप्रथम, ठीक है। आप इनको बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और लिख देता हूं, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 है जो वो संबंधित है देश की किससे? आकस्मिक जो निधि होती है ना, आकस्मिक निधि जो होती है वो राष्ट्रपति के अंडर में ही होती है। यानी आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो
अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 267 में इसमें देश की आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है जो कि राष्ट्रपति के नियंत्रण में आती है। ठीक है, अब दो चार और बचे हैं अनुच्छेद, ये आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद में लंबित विधेयक के विरुद्ध संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 72 न्यायिक शक्तियां हैं। 108 के अंदर धर्म विधेयक पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की जरूरी होती है। और अनुच्छेद 267 कहता है कि देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इन अनुच्छेदों को इस तरीके से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे इसे लिखाए हुए, इसलिए आप इनको साथ साथ नोट करते जाना और अच्छे तरीके से लिख भी लेना। हमने 267 कर लिया है शायद। अब आगे जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णन किया गया है जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति ही करता है। यानी वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए। और इसके जो सदस्य होते हैं वो 1+4 होते हैं, यानी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करता है। इसके बाद वो अनुच्छेद तो फेमस ही है, अपने 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद तो होते ही हैं, ये राष्ट्रपति के पास है। ये आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। तीनों अनुच्छेद किनसे संबंधित है? आपातकालीन शक्तियों से संबंधित। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है ये तीनों अनुच्छेद। अनुच्छेद जो 352 है, अनुच्छेद 352 जब ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जैसे बाहर से कोई आक्रमण होता है, आक्रमण या अशांति शस्त्र विद्रोह कोई होता है, तो ये अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर, आपातकाल के अंदर ये लगाया जाता है, जिसमें युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, क्रांति वगैरह ये होते हैं, तो बाहरी आक्रमण कुछ होता है तो ये लगाया जाता है। अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य का संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाता है। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के अंदर, जिसका वर्णन किया गया है। एक मिनट साथियों। ठीक है साथियों, तो ये अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उसके अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति को कहता है कि यहाँ का सिस्टम बिगड़ चुका है, तो अब आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान में 4 बार लगाए। ठीक है, 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल है, जो वित्त से संबंधित को संकट आ जाता है, तो ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति होती है। अभी तक तो ये नहीं लगा है, लेकिन भविष्य का पता नहीं, लेकिन अभी तक ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, 360 के अंदर आता है। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। ये याद रखना कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हो गए। एक अनुच्छेद और बचा है, आप इनको लिख लें। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के अंदर लगता है। अब अनुच्छेद 301 अनुच्छेद बचा है, अनुच्छेद 331। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनयन करता है। 12 सदस्यों को मनोनयन, जिसे कह सकते हैं हम मनोनयन या मनोनीत करता है। ठीक है,
या मनोनीत करता है, ठीक है, 12 सदस्यों को। लेकिन इसके अंदर अनुच्छेद 331 को निष्प्रभावी कर दिया गया था। अपने जो ये क्या 104वें संविधान संशोधन के तहत 104वें संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत अब ये प्रावधान संविधान संशोधन के द्वारा अब ये निष्प्रभावी हो गया है, निष्प्रभावी है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद थे, कुछ इंपॉर्टेंट 15-20 अनुच्छेद हुए होंगे, राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो दोबारा क्लास देखकर इनको नोट कर देना। और ये जब भी पूछे जाते हैं अनुच्छेद, ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनका या तो अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, इनसे संबंधित जो भी इसमें बात की हुई है वो पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।